पिंकी और टिड्डी दल। एक दिन पिंकी टिड्डी यह पौधे को खा रही है। पिंकी टिड्डी को हाथ में पकड़कर चल पड़ती है। हमने किताब में पढ़ा है कि टिड्डी दल फलों को नष्ट करती है। मैंने एक देखी है, लाखों की संख्या में टिड्डी दल आता ही होगा। इधर झपट जी, इस खिड़की से सूरज की रोशनी मेरे घर में आएगी। झपट जी खिड़की को खोल देते हैं और फिर दूसरी खिड़की, और इधर से ताजी और ठंडी हवा। हवा और प्रकाश दोनों ही स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी होशियार हो जाइए, टिड्डी दल आ रहा है। तो क्या हुआ? टिड्डी ही तो है, शेर तो नहीं जो मुझे खा जाएगा। एक बेशक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब लाखों और करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज छुप गया और रात हो गई हो। वह खेतों के खेत खा डालती हैं। अगर टिड्डी दल यहाँ आपके घर में घुस आया तो रसोई में जो कुछ है सब खा जाएगा। उसके बाद कपड़ों को भी चट करने में वह समर्थ है। हाय पिंकी, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें किसी भी तरह अंदर घुसने से रोकना चाहिए। झपट जी दौड़कर दरवाजे की ओर जाते हैं। सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। मकान के अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि महंगाई में टिड्डी दल मेरा राशन खा जाए और कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। घर के अंदर बिना हवा के मेरा दम घुटने लगा है। हमें यह सहन करना है। तभी बाहर कारों के काफिले की आवाज आ रही है। नहीं, कभी टिड्डी दल जोर शोर से आता है, उसके जाने का इंतजार करो। दोनों टिड्डी दल के जाने का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे बाद टिड्डी दल निकल गया होगा। खिड़कियां और दरवाजे खोल दो। घर के बाहर रघु, क्या तुमने टिड्डी दल देखा? कैसा टिड्डी दल? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे हाथ में चांदी का कप? शहर के मेयर इस ब्लॉक का मुआयना करने आए थे। उन्होंने मेरा घर सबसे साफ सुथरा पाया और यह इनाम दिया। लेकिन मेरा घर तुम्हारे से ज्यादा स्वच्छ है। तुम सच कहते हो। लेकिन मेयर साहब ने कहा कि जिस मकान के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारियों का अड्डा होगा। इतना कहकर रघु अपने घर के अंदर चला जाता है। झपट जी और पिंकी, पिंकी, अब तुम कभी मेरे घर ना आना। राजन इकबाल और ब्लैकमेलर का हत्यारा। एक दिन राजन इकबाल के घर पर, इकबाल, तुम जानते हो कि मामा जी देर से पहुंचने वालों को सख्त नापसंद करते हैं। इसके बावजूद भी तुम अभी तक लड़कियों की तरह श्रृंगार कर रहे हो, जबकि हम पहले ही आधा घंटा लेट हो चुके हैं। तुम तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो जैसे देर से पहुंचने पर वो हमें फांसी चला देंगे। लो, हो गया तैयार, चलो अब। लेकिन तभी, उफ, इस कमबख्त को भी अभी टनटनाना था। चलो हम चलते हैं, बजने दो घंटी। अरे जहां आधा घंटा लेट हो चुके हैं, वहां 1 मिनट और सही। क्या पता कोई जरूरी बात करना चाहता हो। लेकिन रिसीवर उठाते ही दूसरी ओर से पीड़ा युक्त कराह के साथ आवाज उभरी। हेलो इकबाल। पुलिस स्टेशन। मैं यहाँ मर रहा हूँ। मेरी हत्या कर दी गई है। राजन, गड़बड़। शायद किसी ने पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया, लेकिन गलत नंबर डायल करने से हमारे टेलीफोन से उसका संबंध स्थापित हो गया। इतना कहकर इकबाल वापस रिसीवर कान पर लगाता है। आप कौन हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं केशव सिंह, हिल्टन रोड, बंगला नंबर 24 से। जल्दी आइए, मैं मर। यानी किसी ने केशव सिंह नाम के इस व्यक्ति की हत्या कर दी है। हत्यारा शायद उसे मृत समझकर भाग गया होगा।
हत्तक को पुलिस स्टेशन टेलीफोन करने का मौका मिल गया। हेलो हेलो, प्लीज बोलिए, हत्यारा कौन है? ओह, लाइन चालू है राजन, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। मैं इंस्पेक्टर बलबीर अंकल को यह सूचना दे रहा हूँ। ठीक है इकबाल, मैं गैरेज से मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ। शायद हम पुलिस से पहले घटना स्थल पर पहुंचकर उस व्यक्ति की कोई मदद कर सकें। और अगले 1 मिनट बाद राजन इकबाल हिल्टन रोड की ओर मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे। हिल्टन रोड, इकबाल, यही है हिल्टन रोड का बंगला नंबर 24। राजन, मोटरसाइकिल अंदर ले चलो। वह दोनों मोटरसाइकिल अंदर पार्क करते हैं। अगर कोई दरबान चौकीदार या अन्य कोई नौकर चौकर होता तो मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर बाहर आ गया होता। घर के अंदर, इकबाल, ये डाइनिंग हॉल है। सब कुछ व्यवस्थित है, साफ सुथरा है। सीढ़ियां चढ़ते ही यह पहला दरवाजा है, पहले इसे खोलना चाहिए। वह एक बेडरूम था और अंदर एक लाश पड़ी थी। ओह, ये तो मर चुका है। देखते हैं, शायद सांस चल रही हो। राजन उस आदमी का मुआयना करता है। इकबाल, नब्ज गायब है, यह मर चुका है। टेलीफोन पर मुझसे बात करते करते ही मर गया था ये। देखो, टेलीफोन का रिसीवर अब भी इसके हाथ में है। हत्यारा कोई ताकतवर आदमी था। देखो, उसने सीने में मुठ तक धंसा दिया है चाकू। और यहाँ संघर्ष का कोई निशान भी नहीं है राजन। हत्यारे ने संभवतः धोखे से नपातुला वार किया था, वरना इसने संघर्ष जरूर किया होता। इकबाल, पुलिस के आगमन से पहले ही हमें इसके बेडरूम का मुआयना कर लेना चाहिए। और वह दोनों आसपास मुआयना करने लगते हैं। राजन, ये क्या है? टोपी किसकी हो सकती है? यह मैली सी टोपी, कोई मजदूर, कुली या फिर घरेलू नौकर? तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। राजन, आ गए इंस्पेक्टर बलबीर। जो चीज जहां जिस हालत में पड़ी है उसे उसी हालत में वहीं पड़े रहने दो इकबाल। इंस्पेक्टर बलबीर, अरे तुम पहले ही यहाँ पहुंचे हुए हो। आए तो ये सोचकर थे कि आपसे पहले यहाँ पहुंचकर शायद इसकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन ये तो हमारे आने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुका था अंकल। मैं जानता हूं इसे, ये एक बहुत चालाक ब्लैकमेलर है, लेकिन पुलिस आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई। और मैं पहले भी 2 बार इस ब्लैकमेलर से मिलने यहाँ आ चुका हूँ। आखिरी बार अभी पिछले सप्ताह ही आया था और हर बार मुझे यहाँ अलाउद्दीन नाम का एक नौकर भी मिलता था, लेकिन हमें तो यहाँ इस लाश के अलावा कुछ नहीं मिला। अंकल, यहाँ आप अलाउद्दीन नाम के जिस नौकर से मिले थे, क्या वो सिर पे टोपी लगाता था? हाँ, जालीदार गोल टोपी लगाता था वह। इसका मतलब ये टोपी उसी नौकर की है? हाँ, ऐसी ही मैली सी टोपी लगाए रहता था वो, अलाउद्दीन। लेकिन ये टोपी यहाँ कैसे पहुंच गई? और अंकल, क्या मृतक शादीशुदा था? नहीं, शादी तो नहीं की इसने, लेकिन सुजाता नाम की एक युवती को अक्सर इसके साथ घूमते फिरते होटलों तथा नाइट क्लब में देखा गया है। सुनने में यह भी आया है कि यह उस सुजाता नाम की लड़की से शादी करने वाला था। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति इंस्पेक्टर बलबीर की बात के जवाब में बोलता हुआ प्रकट हुआ। आपने सही सुना था, इस शैतान ब्लैकमेलर ने दर्जनों दूसरी लड़कियों की तरह सुजाता को भी शादी का झांसा दिया था। झांसा? जी हाँ, शादी का सपना दिखाया था उसे। इसने सुजाता की भी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थी। सुजाता को उन तस्वीरों का पता चला और उसने केशव से तस्वीरें मांगी तो केशव ने तस्वीरें लौटाने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर यह तस्वीरें चाहिए तो 50,000 रुपया मुझे दे दो। और आज कुछ देर पहले मैंने सुजाता को बाहर जाते देखा, तब तक वह बौखलाई हुई थी। आपकी तारीफ, और यह भी कि आपने सुजाता को कहां से देखा? मेरा नाम कवलजीत है, सामने वाला बंगला मेरा ही है। मैं बालकनी में बैठा था जब सुजाता यहाँ से गई थी, लेकिन सुजाता के जाने से लगभग 1 मिनट बाद ही मैंने इस कमरे के नौकर अलाउद्दीन को बदहवास होकर भागते हुए बंगले से बाहर निकलते देखा था। वह आदमी खिड़की से बाहर इशारा करता है। वह देखिए, मेरे बंगले की बालकनी यहाँ से साफ नजर आ रही है। तभी नहीं। साहब, क्या हुआ साहब को? इसी बीच वह आदमी टीवी के ऊपर से कुछ सामान उठाता है
तभी अचानक इकबाल उसका हाथ पकड़ लेता है। बस यहां से आगे यानी कि आपका यह हाथ अब आपकी जेब में नहीं जाएगा साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चाबी का गुच्छा आप सबकी निगाह से बचाकर अपनी जेब में रखने जा रहे थे, मगर मैंने देख लिया और अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया। कुछ देर पहले आप इसी कमरे में केशव सिंह के साथ मौजूद थे, फिर आप केशव सिंह की हत्या करके जल्दबाजी में अपना चाबी का यह गुच्छा यहाँ छोड़ गए और अब आप हमारी मदद करने नहीं बल्कि अपना ये चाबी का गुच्छा चुराने आए थे। और हत्या इन्होंने तब की जब यहाँ से सुजाता और नौकर जा चुके थे। मैं यहाँ आई थी, मेरा केशव से झगड़ा हुआ था और फिर यह धमकी देकर कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं यहाँ से चली गई थी। और इनके यहाँ से जाते ही साहब ने मुझे वापस बुला लेने के लिए भेजा था। लेकिन जाते समय तुम्हारी यह टोपी कैसे रह गई थी? साहब ने मेरे सिर पर हाथ मारकर कहा था, जा सुजाता को बुला ला। सिर पर हाथ मारने से टोपी गिर गई थी, जो जल्दबाजी में मैंने उठाई ही नहीं। और नौकर के जाते ही तुम यहाँ आ गए। केशव से तुम्हारी दोस्ती थी, तुमने धोखे से उसकी हत्या कर दी, मगर अपना चाबी का गुच्छा यहीं भूल गए। अब बताओ, तुमने केशव की हत्या क्यों की? हत्या? नहीं नहीं, मैंने हत्या नहीं की। लेकिन वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका। हाँ, मैंने ही की है इसकी हत्या। इसके पास मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। सालों से यह मुझे ब्लैकमेल करके नोच नोच कर खा रहा था। अपना मौका पाकर मैंने इसकी हत्या कर दी। कानून तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा, क्योंकि यह वाकई एक नीच इंसान था। चाचा चौधरी और अगोटा का आतंक। अंतरिक्ष से एक यान पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस ग्रह पर उतरता हूँ और वह पृथ्वी पर उतर जाता है। इस ग्रह पर काफी हरियाली है, भूख लगी है। मेरे खेत से तरबूज चुराते हो, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यह सुनकर अगोटा गुस्से में आ जाता है। अगोटा से गुस्ताखी। ओह, डरावना प्राणी, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। अगोटा गुस्से में पागल होकर इमारतों में आग लगाने लगता है। अगोटा गुस्से में दूसरी इमारतें भी जला देता है। टीवी पर समाचार। अंतरिक्ष से आया एक अजीबोगरीब प्राणी मकानों को जला रहा है। अब तक दर्जनों व्यक्ति झुलसकर मर चुके हैं। उसे रोकना होगा। साबू, जल्दी से फायर प्रूफ कपड़े पहनो। डग डग, तेज चलो। जितनी देर होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर, चाचा जी, वह वही है। साबू, वह हमला करने आ रहा है। अगोटा साबू पर हमला कर देता है। साबू, उसके सींगों का रुख बदल दो। साबू उसके सींग नीचे की तरफ मोड़ देता है। मैं सींग नीचे मोड़ने में कामयाब हुआ और अगोटा अपनी ही आग में जल उठता है। मैं जल गया। परिणाम स्वरूप, चाचा जी, वह अपनी ही आग में जलकर राख हो गया।